Hey guys, how are you? I hope you are very well. So guys, today we will discuss about ancient history और ancient history में क्या वैदिक पीरियड या इसे क्या बोलते हैं वैदिक काल और अन्य शब्दों में इसे वैदिक सभ्यता भी आप बोलते होगे। ठीक है, तो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने कवर किया था दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता और पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की अपन ने बात कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में और पूरा का पूरा वो चैप्टर क्लोज हो गया था, अर्थात चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया था। जैसे ही दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है और लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद मतलब कि 1750 BC में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है और उसका मुख्य कारण जो क्या था बाढ़ के आ जाने के कारण हो जाता है। उसके जस्ट 250 साल बाद अर्थात 250 साल बाद एक सभ्यता विकसित होती है पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, उसे वैदिक सभ्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे वैदिक सभ्यता बोलते हैं। तो आपको याद रखना है वैदिक सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता के जस्ट बाद होती है। और वहीं बात करें दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम जो सभ्यता थी वो कौन सी थी? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। और सेकेंड जो थी भारतीय उपमहाद्वीप की सेकेंड प्राचीनतम सभ्यता ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन की बात करें सेकेंड, तो वो कौन सा था? तो वो था वैदिक पीरियड या वैदिक कल्चर। ठीक है, तो उसी के बारे में अपन आज के इस वीडियो में देखेंगे वैदिक कल्चर के बारे में। तो आप हेडिंग डालिए अपने नोटबुक में वैदिक कल्चर। ठीक है, यहाँ से मैं लिखता हूँ, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लूँगा। वैदिक काल वैदिक सभ्यता बोलेंगे इसे, वैदिक सभ्यता या वैदिक कल्चर। ठीक है, तो वैदिक कल्चर की बात करते हैं अपन। एक बार मैं देख लेता हूँ आपको दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। ओके, दिख रहा है, बराबर है। वैदिक कल्चर की बात करें सबसे पहले इसके टाइम पीरियड की, तो इसका टाइम पीरियड था, आपको याद रखना है, लगभग 1500 BC से लेकर जो है 600 BC तक की जितना भी टाइम पीरियड कवर करते हैं अपन वो काय में करते हैं? वैदिक सभ्यता में करते हैं। तो आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में 1500 BC अर्थात 1500 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट से लेकर 600 BC का जो मध्य का जो टाइम पीरियड है उसे अपन वैदिक काल या वैदिक सभ्यता में कवर करते हैं। और बात करें दोस्तों जैसा कि आपने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा होगा, पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता ही कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। लेकिन वैदिक सभ्यता एक क्या थी? एक ग्रामीण सभ्यता है वैदिक सभ्यता। और इनके बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है? तो वेदों से जानकारी मिलती है। तो बेसिकली अपन पूरे के पूरे वैदिक कल्चर में पढ़ेंगे, वेदों के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे वेदों को। और आपको ध्यान रखना है वैदिक सभ्यता की प्रारंभ अर्थात शुरुआत किसने की थी? आर्यों ने की थी। जैसा कि आपको पता है अपन ने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताया था मैंने कि आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ है। मैक्स मुलर के मत के अनुसार जो आर्य आए थे कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, अर्थात एशिया माइनर से आए थे। तो आर्यों के आने के साथ साथ ही भारत में जो है वैदिक पीरियड अर्थात वैदिक कल्चर की स्टार्ट हो जाती है, वैदिक कल्चर की शुरुआत हो जाती है आर्यों के आगमन के साथ। तो उन्हीं को अपन देखते हैं वैदिक कल्चर में। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख लीजिए कि वैदिक कल्चर की शुरुआत किसने की थी? आर्यों ने करी थी। तो यहां मैं लिख देता हूं आर्यों के द्वारा क्या किया गया? आर्यों के द्वारा वैदिक सभ्यता की शुरुआत की गई। ठीक है, शुरुआत की गई। आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता की शुरुआत की। और आर्य का मतलब क्या होता है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का क्या मतलब होता है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ आर्य का मतलब होता है ज्ञान। दूसरा क्या है? वेद। वैदिक से बना क्या? वेद। और वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। अर्थात जो ज्ञान हमें आर्यों के द्वारा मिला उसे ही क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। मतलब कि वैदिक पीरियड अर्थात वैदिक सभ्यता की हमें जानकारी या इसके सोर्सेज क्या है? तो इसके सोर्सेज है प्रमुख वेद। वेदों से हमें वैदिक पीरियड के क्या मिलते हैं? सोर्सेज मिलते हैं। तो दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, इसके सोर्सेज क्या है? सोर्सेज ऑफ वैदिक कल्चर या स्रोत, वैदिक सभ्यता के स्रोत। तो वैदिक सभ्यता के स्रोत मुख्य रूप से क्या है? वेद है।
और क्या है, उपनिषद है, उपनिषद और अरण्यक और कुछ ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। इन्हीं सभी ग्रंथों की रचना वैदिक पीरियड में होती है और यहाँ से ही हमें जानकारी मिलती है वैदिक काल की। तो मैंने आपको बताया जो फर्स्ट ओल्डेस्ट जो हमारी सभ्यता थी वो कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी। और ये जो है वैदिक सभ्यता, ये कौन सी है, भारत की सेकेंड प्राचीनतम सभ्यता। तो आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सेकेंड प्राचीनतम सभ्यता ऑफ इंडिया, अर्थात भारत की दूसरी सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, वैदिक सभ्यता है। ठीक है, इनका जो अलग अलग मत है, जैसे कि मैक्स मूलर ने क्या बोला, आर्यों को कहाँ का निवासी, मूल निवासी माना। तो मैक्स मूलर का मत क्या था, तो दोस्तों आप याद रखेंगे मैक्स मूलर ने जो बोला था आर्यों को मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। अलग अलग दोस्तों इतिहासकारों के मत है जो अक्सर एग्जामों में पूछता है, एसएससी की एग्जाम आप दे रहे होगे या रेलवे की एग्जाम दे रहे होगे, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछते हैं। तो एक और मत आप लिख लीजिए बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे, तो आपको याद रखना है ये आए थे उत्तरी ध्रुव। बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हैं। और एक मत है जिनके बारे में अक्सर पूछता है, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती वे व्यक्ति है जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी और पूरा का पूरा जोर जो दयानंद सरस्वती का था वो वैदिक पीरियड या आर्यों की तरफ ही था, अर्थात वेदों की तरफ था। इनका एक तो नारा आपको याद रखना है, इनका एक स्लोगन था कि वेदों की ओर लौटो। इनका मानना था कि वेद वे चीज है या वे ग्रंथ है जिनसे हमें ज्ञान मिलता है, ये था। और दयानंद सरस्वती ने क्या माना था, आर्यों को तिब्बती। तो इन्होंने तिब्बत से माना था, आर्य तिब्बत से आए थे। और एक मत है दोस्तों जो क्या है, हिटलर का। हिटलर आप जानते होंगे, जर्मनी का एक तानाशाह था हिटलर। ठीक है, तो हिटलर ने क्या कहा, जो आर्यों को वो क्या बोलता था, आर्य वो समझता था कि आर्य क्या है, जर्मनी के है। तो हिटलर ने क्या बोला था, आर्यों को जर्मन। आर्य की तो आपको याद रखना है, जो आर्यों का विस्तार अर्थात आर्यों का जो क्षेत्र था वो कहाँ तक फैला था, तो नॉर्थ में कश्मीर से लेकर, नॉर्थ में क्या, कश्मीर से लेकर साउथ में उत्तरी राजस्थान तक, उत्तरी राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र वहाँ तक जो है नॉर्थ टू साउथ जो इनका विस्तार था, आर्यों का जो क्षेत्र या अधिकार बोलना चाहिए, वो कहाँ से कहाँ तक था, तो कश्मीर से लेकर उत्तरी राजस्थान तक। और ईस्ट की बात करें तो दोस्तों ईस्ट में जो था गंगा घाटी या गंगा के मैदान, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश और बिहार का जो क्षेत्र है, वहाँ से लेकर जो वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में आज का जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान तक जो फैला था आर्यों का पूरा समुदाय। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या बात करी, फर्स्ट पॉइंट तो आपको यहाँ के काल से निर्धारण से ही आ जाता है। 1500 बीसी से 600 बीसी तक की जो सभ्यता है उसको अपन वैदिक पीरियड में कवर करते हैं। और इनकी जो शुरुआत वैदिक सभ्यता की आर्यों के द्वारा की गई थी, इसके सोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं, वेद, उपनिषद, अरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ, यहाँ से इसके सोर्सेज मिलते हैं। सेकेंड सबसे प्राचीनतम सभ्यता है वैदिक सभ्यता, और अलग अलग इतिहासकारों के अपन ने अलग अलग मत देखे। अब आगे बात करते हैं इनके विभाजन की, अर्थात पूरा का पूरा दोस्तों वैदिक सभ्यता को दो भागों में डिवाइड करते हुए अपन पढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा मेनली स्टार्ट हो जाता है टॉपिक। तो वो कौन कौन से दो भाग है जहाँ से अपन वैदिक सभ्यता को डिवाइड करते हुए पढ़ते हैं, तो आपको लिखना है यहाँ से। एक होता है ऋग्वैदिक काल, फर्स्ट क्या है तो आप लिख लीजिए यहाँ पे, फर्स्ट है क्या, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड चला था 1500 बीसी से लेकर, अर्थात 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड दोस्तों 1000 बीसी से लेकर चलता है 600 बीसी तक। और जैसे ही उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है और लोहे का आविष्कार हो जाता है,
दोस्तों लोहे का आविष्कार लगभग 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था भारत में। और इसका जो आपको पता होगा, भारत में एंशिएंट और जब प्राचीन काल में एक विदेशी आक्रमणकारी भारत में आया था जिसका नाम था, जो हकामनी वंश का था शासक, दारा प्रथम। लगभग 6ठी शताब्दी में इसने भारत पर आक्रमण किया था। 6ठी शताब्दी, 6ठी ईसा पूर्व की शताब्दी बोलना चाहिए, वहाँ पर उस समय आक्रमण किया था। और जो हकामनी वंश का शासक था दारा प्रथम, इसी ने ही भारत में सबसे पहले लोहे का जो है प्रयोग या लोहे के यूज़ को प्रारंभ करवाया था। तो अभी तक अपन 1000 ईस्वी में लोहे का तो आविष्कार हो जाता है, लेकिन भारत में इसका उपयोग आपको याद रखना है 600 ईसा पूर्व के, लगभग 600 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है भारत में लोहे का उपयोग। ठीक है, तो 600 ईसा पूर्व के बाद भारत में टोटल महाजनपदों का उदय होना चालू हो जाता है। और आप पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बाद ही हमारे जो 16 महाजनपद है, जिसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय, एक जैन ग्रंथ होता है अंगुत्तर निकाय, वहाँ से मिलती है काय की जानकारी हमें महाजनपदों के बारे में। तो 600 BC के बाद अपन कवर करेंगे महाजनपदों को। उसके बाद अपन पढ़ेंगे दोस्तों समुदाय अर्थात डायनेस्टी के बारे में, राजवंशों के बारे में। तो आइए अपन कवर करते हैं अब क्या, वैदिक सभ्यता को। तो आपको मैंने बताया रिंग वैदिक काल को, वैदिक सभ्यता को 2 भागों में डिवाइड किया है, एक रिंग वैदिक काल और दूसरा क्या है, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल इसको इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि दोस्तों आपको दोनों ही भाग में एक डिफरेंस पैदा होता है या डिफरेंस अंतर मिलता है दोनों ही काल में, रिंग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो रिंग वैदिक काल का जो समाज था पूर्णतः बोलना चाहिए काफ़ी अच्छा समाज था और ज़्यादा कर्मकांड नहीं हुआ करते थे। आपने 4 वर्णों के बारे में सुना होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। परमपिता ब्रह्मा के मुख से जिसका क्या हुआ, उत्पन्न हुए वो ब्राह्मण कहलाए, भुजाओं से जो उत्पन्न हुए वो क्षत्रिय कहलाए, और पेट से जो उत्पन्न हुए वो वैश्य कहलाए, और जो सबसे चरणों से उत्पन्न हुए उसे शूद्र कहलाए। तो मैं बता रहा था रिंग वैदिक काल में जो समाज था पूर्णतः कर्मकांड मुक्त समाज था, मतलब इसमें कार्यों के आधार पर वर्णों की व्यवस्था की गई थी। लेकिन जैसे ही अपन उत्तर वैदिक काल में प्रवेश करते हैं अर्थात 1000 ईसा पूर्व के बाद अपन जाते हैं तो वहाँ पर जो है कर्मकांड समाज में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म प्रधान ना होकर कैसी हो गई थी, जन्म के आधार पर हो गई थी। इसीलिए इनको अपन 2 भागों में डिवाइड करते हुए पढ़ते हैं। तो एक पॉइंट आप लिखेंगे, इस जो ऋग वैदिक काल में क्या हुआ था, ऋग्वेद की एक वेद है, ऋग्वेद की क्या कर दी, इसमें रचना हुई थी। तो यहाँ से ऋग्वेद की रचना होती है इस काल में। और हमारे जो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, तो सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद जिसकी रचना ऋग वैदिक काल में होती है। और बाकी के 3 कौन कौन से, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक, इन तीनों वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। और सबसे प्राचीनतम वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ये है ऋग्वेद। तो आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में, सबसे प्राचीनतम वेद है ये ऋग्वेद। और सबसे नया या सबसे न्यूएस्ट वेद की बात करें तो वो कौन सा है, अथर्ववेद है, जिसकी रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा सबसे बाद में होती है। ठीक है, तो ये वेदों से रिलेटेड था। अब हम एक एक वेदों को उठाते हैं और उनके बारे में अच्छे से कवर करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले ऋग्वेद। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जो पूरा का पूरा वैदिक कल्चर था वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, आपको पहले ही बता दिया। और ग्रामीण सभ्यता थी इसीलिए यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय था वो कौन सा था, कृषि और पशुपालन था। तो सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की, और आप हेडिंग डालिए ऋग्वैदिक काल या ऋग्वेद सभ्यता। इसी में पढ़ेंगे अपन एक इंपॉर्टेंट वेद को, वो कौन सा है, ऋग्वेद। तो पहला वेद है हमारा कौन सा, ऋग्वेद। पहला क्या है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बारे में आइए जानते हैं इसके में क्या क्या लिखा है। ठीक है, सबसे पहले बात करें दोस्तों, ये तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना है कि ये सबसे कौन सा वेद है, प्राचीनतम वेद है। ठीक है, और इसमें विभिन्न देवी देवताओं के स्तुतियों अर्थात उनके स्तुतियों से संबंधित मंत्रों का संकलन है। इसमें क्या है, तो लिख लीजिए आप, देवी देवताओं के
स्तुति, अर्थात स्तुति मतलब क्या? पूजा अर्चना, पूजा अर्चना करने। स्तुति से संबंधित क्या है? इसमें मंत्र है, मंत्रों का संकलन है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें आप लिखेंगे, इसमें इस जो ऋग्वेद है पूरा का पूरा 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाओं में विभक्त है। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाओं में पूरा का पूरा हमारा ऋग्वेद क्या हुआ है? डिवाइड, बटा हुआ है। मंडलों की बात करें तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो फर्स्ट मंडल है और 10वां मंडल है, इनकी रचना सबसे बाद में होती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? निवेष्ट मंडल या नवीनतम मंडल। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि बताइए ऋग्वेद का सबसे नया मंडल कौन सा है? तो फर्स्ट और 10वां। देखो, अलग अलग मंडलों की रचना अलग अलग टाइम पीरियड में हुई और अलग अलग व्यक्तियों ने की। जो व्यक्ति कौन कहलाए? ऋषि कहलाए। जैसे कि आपको याद होगा दोस्तों, अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग मंडलों की स्थापना की। और नवीनतम मंडल कौन सा है? ये लेकर नहीं, ये अवर कर दीजिए यहाँ पे, अवर। पहला और 10वां मंडल कौन सा है? सबसे नया है। और दूसरे से लेकर अर्थात सेकंड से लेकर 9th तक जो मंडल है वो सबसे पुराने हैं। ओल्डेस्ट मंडल माना जाता है सेकंड से लेकर 9th वाले को। आगे बात करते हैं जो ऋग्वेद के जितने भी मंडल है उनके संकलनकर्ता कौन है? तो ऋषि वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन को माना जाता है। ऋग्वेद के जितने भी मंडल है उनको एक हैंड रिटन अर्थात उनकी क्या बना दी गई? बुक बना दी गई। देखिए, पहले क्या होता था, गुरु के द्वारा शिष्यों को आश्रम व्यवस्था अर्थात आश्रम प्रणाली चलती थी, जिसमें शिष्य गुरु के समक्ष बैठकर जो है मौखिक रूप से मंत्रों का उच्चारण गुरुदेव करते थे उनके, और शिष्यों क्या करते थे? उसको रिपीट करते थे और उसको दोहराते थे। उसी प्रकार से ऐसा करते करते जो है मंत्र पूरे शिष्यों को याद हो गए। लेकिन आपको पता होगा कि इनका ओरिजिन कहाँ से है? तो ऐसा माना जाता है हिंदू मान्यताओं के अनुसार कि इनका जो ओरिजिन हुआ, इनकी उत्पत्ति हुई है इन वेदों की, ये डायरेक्ट किससे हुई है? गॉड से हुई है, अर्थात भगवान ने ही अपने मुख से इन मंत्रों को बोला है। और ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चलते एक समय आता है, एक ऋषि होते हैं, कौन से? वेदव्यास। इसका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। तो इन्होंने ही ऋग्वेद की रचना करी, अर्थात ऋग्वेद की रचना तो नहीं, रचना करी, ठीक है, और पूरे के पूरे मंडलों का किसने किया? संकलन किया। तो आपको याद रखना है, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के द्वारा ऋग्वेद के मंडलों को क्या किया गया था? संकलन किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके उच्चारणकर्ता को, अर्थात जो ऋग्वेद का उच्चारण करता है या ऋग्वेद को पढ़ता है उसे क्या बोलते हैं? तो यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में, आपको याद रखना है, उसे होत्रा बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? होत्रा। ठीक है, इसके उच्चारणकर्ता को क्या बोलते हैं? होत्रा बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उच्चारणकर्ता। इसके उच्चारणकर्ता को होत्रा कहते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, इनके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि कोई भी चीज़ को समझने के लिए हमें क्या व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपको अगर संस्कृत सीखना है या हिंदी सीखना है, उसका शुद्ध रूप से हिंदी को समझना है, तो उसके लिए भी क्या अपने को पढ़ना पड़ता है? व्याकरण पढ़ना पड़ता है। उसी प्रकार से जो वेद है, वेदों को पढ़ने के लिए हमें ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ना पड़ता है। तो इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ, वो कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है, एक तो है ऐतरेय, ठीक है, ऐतरेय और कौशिकी। ऐतरेय और कौशिकी,
ये दो ब्राह्मण ग्रंथ है जो ऋग्वेद को समझने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो एग्जाम में पूछता है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है ऐतरेय और कौशिकी दो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। आगे बात करते हैं इनके मंडलों की। तो इसका जो तीसरा मंडल है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ही जो आप आज पढ़ते होंगे गायत्री मंत्र को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तीसरे मंडल में क्या वर्णित है इसके। तीसरे मंडल में जिसकी रचना तीसरे मंडल की किसने की, ऋषि विश्वामित्र ने, ठीक, इसकी रचना की गई जिसमें कि गायत्री मंत्र लिखा गया है। तो तीसरे मंडल की रचना किसने करी, विश्वामित्र ने करी। और इसमें क्या है तो आपको याद रखना है, इसमें गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र है। और ये किसको समर्पित है, ये सावित्री को समर्पित है, सावित्री को समर्पित है, ठीक है, सावित्री को समर्पित है। और गायत्री मंत्र का यूज क्या है, अर्थात उसका उपयोग ऋग्वैदिक काल में सूर्य की उपासना के लिए किया जाता था। तो आप ये भी लिख लीजिए, सूर्योपासना, सूर्योपासना, सूर्योपासना के लिए गायत्री मंत्र का उपयोग किया जाता था। करते दोस्तों वर्ण व्यवस्था की, आप पढ़ते होंगे 4 वर्ण के बारे में, जिसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो आप लिख लीजिए 10वें मंडल से। 10वें मंडल से हमें ऋग्वेद के ही 10वें मंडल से वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। किस चीज़ की हमें जानकारी मिलती है, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है इसके 10वें मंडल से। और ऐसा माना जाता है कि जो 4 वर्ण हुए, अर्थात कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चौथा है शूद्र, ये 4 वर्ण हुए, इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलती है। और इन्हीं चारों वर्णों की उत्पत्ति परमपिता ब्रह्मा के मुख से जिसकी उत्पत्ति हुई है वो कौन कहलाए, ब्राह्मण। तो मुख से हुए हैं उत्पन्न कौन, ब्राह्मण, जिनको वेदों का ज्ञान होता है, अर्थात वेदों का क्या था, ज्ञान होता था। इनका काम क्या था, वेदों का ज्ञान एकत्रित करना, पूजा पाठ करना, ये सारा का सारा काम था ब्राह्मणों का। दूसरा है क्षत्रिय, इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के भुजाओं से हुई। कैसे हुई, भुजाओं से हुई। और इनका क्या काम था दोस्तों, देश की रक्षा करना। देश की रक्षा में जो अपना कार्यभार देते थे उन्हें अपन क्षत्रिय बोलते थे। और वैश्य थे, इसका जो उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी के पेट से, और ये पूरा का पूरा व्यापारी वर्ग हुआ करता था, ये व्यापारी हुआ करता था। और शूद्र जो है चरणों से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी के। और शूद्र का काम क्या था, कृषि करना, पशुपालन करना, और साथ ही साथ इन तीनों की अर्थात क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य की सेवा करना, सेवा करना, ये कार्य हुआ करता था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का। स्टार्टिंग में दोस्तों ऋग्वैदिक काल में पूरे के पूरे ये जो कार्य थे ये कैसे थे, कर्म के आधार पर हुआ करते थे। अर्थात कि अगर यदि क्षत्रिय कोई शूद्र है, स्टार्टिंग में उसका पिता शूद्र है और वो पढ़ लिख कर क्या हो जाता है, नॉलेज प्राप्त कर लेता है, जैसे कि उनके वेदों का उसे ज्ञान हो जाता है, तो वो ब्राह्मण या वेदों का अगर ज्ञान कहता है, पूजा पाठ करता है, तो उसे अपन ब्राह्मण बोल सकते थे या ब्राह्मण हो जाता था वो। और वही बात करें ब्राह्मण की, अगर वो उसे वेदों का ज्ञान नहीं भी रहता था, जैसे कि वो एक नालायक रहता था और ज्ञान उतना नहीं था वेदों का, तो उसे शूद्र भी बोल सकते थे। वही बात करते हैं वैश्य की, तो दोस्तों वैश्य व्यापारी हुआ करते थे। और यदि वैश्य का पुत्र अगर वो चाहे तो क्षत्रिय बन सकता था, अर्थात देश की सेवा में जा सकता था। तो ये सारे के सारे जो व्यवस्थाएं थी ये कर्म प्रधान थी, अर्थात कार्यों के आधार पर विभाजित की गई थी। लेकिन जैसे ही आप उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे ये वर्ण व्यवस्था कैसे हो जाती है, जन्म के आधार पर हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण का पुत्र ही क्या कहलाएगा, ब्राह्मण कहलाएगा। चाहे उसे नॉलेज हो या ना हो, उसे वेदों का ज्ञान हो या ना हो, वो तो क्या कहलाएगा, ब्राह्मण कहलाएगा।
वहीं क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय कहलाएगा, भले ही वो क्या हो, शक्तिशाली ना हो, प्रभावशाली ना हो, या उसके अंदर भुजाओं में ताकत भी ना हो, वो अयोग्य था होते हुए भी क्या कहलाता था, क्षत्रिय कहलाता था। तो ये व्यवस्था परिवर्तित हो गई थी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, अब आगे बात करते दोस्तों, इसमें आपको वर्ण व्यवस्था समझ में आ गई होगी। यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर पूछता है। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप नोट्स भी बनाते चलिए ताकि आपको जो रिवाइज करने में बहुत आसानी जाती है। ओके, आगे बात करते हैं ऋग्वेद की सबसे प्रसिद्ध नदी की। तो ऋग्वेद में सबसे प्रसिद्ध नदी यहाँ की थी, कौन सी थी? सबसे प्रसिद्ध नदी या बोलना चाहिए मुख्य नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी। ये पूछता है एग्जाम में, आपको याद रखना है। सरस्वती नदी। और सबसे प्रमुख नदी जो थी सिंधु नदी। कौन सी थी? सिंधु नदी। आगे बात करते हैं गंगा नदी की और यमुना नदी की। तो गंगा शब्द का उपयोग यहाँ पर केवल एक बार हुआ है, यमुना शब्द का उपयोग यहाँ पर 3 बार हुआ है। उतनी महत्वपूर्ण नदियाँ नहीं थी गंगा और यमुना। आगे बात करते हैं अब दूसरे वेद की, हमारा वो कौन सा है? सामवेद। सामवेद की क्या विशेषता है? ऋग्वेद में आपको इतना ही याद रखना है, यहाँ से ही जो है क्वेश्चन पूछता है। दूसरा वेद है हमारा सामवेद। सामवेद दोस्तों आपको याद रखना है, पूरा का पूरा ये गद्य पर आधारित था, अर्थात ये एक संगीत पर आधारित था। इसमें मंत्रों का उच्चारण संगीत के आधार पर किया जाता था। तो ये क्या है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? संगीत का जनक बोलते हैं। अर्थात भारतीय संगीत का जनक किसे बोला जाता है? सामवेद को बोला जाता है। भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक होता है कौन? सामवेद। ठीक, अगला बात करते दोस्तों, ये गद्य पर आधारित है, सॉरी गद्य नहीं, पद्य पर आधारित है। ठीक है, और इसके पाठनकर्ता को क्या बोलते हैं? इसके उच्चारणकर्ता को क्या बोलते हैं? उद्गाता। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछता है। ठीक है, आगे बात करते हैं संगीत की। तो संगीत के साथ स्वरों का जो जनक है, वो संगीत का जनक कौन है? सामवेद है। और इसमें संगीत के साथ स्वरों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि सारे गा मा पा धा नि सा, अर्थात संगीत के साथ स्वरों का उल्लेख मिलता है इसमें। संगीत के साथ स्वरों का क्या मिलता है? इसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, हर वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे, वो कौन कौन से हैं? तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ को पंचवीज बोलते हैं। तो इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ को पंचवीज बोला जाता है। ठीक है, सामवेद में इतना ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 4 ही पॉइंट। संगीत का जनक सामवेद को बोलते हैं, पद्य पर आधारित है, इसके उच्चारणकर्ता को उद्गाता बोलते हैं, और संगीत के साथ सुरों का उल्लेख इसमें हमें मिलता है। और एक चीज याद रख लीजिए, सूर्य देव की स्तुति से संबंधित मंत्र है इसमें क्या है? सूर्य देव की स्तुति से संबंधित मंत्र मिलते हैं। यजुर्वेद। अगला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। तो आप अगला हेडिंग डालिए तीसरे नंबर पे, क्या? यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद के संबंध में आपको एक चीज याद रखना है, इसके पाठनकर्ता को क्या बोलते हैं? अधर्यु बोलते हैं। इसके उच्चारणकर्ता या पाठनकर्ता, इसके उच्चारण करने वाले को क्या बोलते हैं? इसके उच्चारण करने वाले को अधर्वयु बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि ये यजु का मतलब क्या होता है? यजु का मतलब होता है यज्ञ।
यजु का मतलब क्या होता है? यज्ञ। और यज्ञ से ही दोस्तों ये पूरे के पूरे जो यजुर्वेद में यज्ञों के नियम और उसके मंत्रों का संकलन किस में किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है। तो एक पॉइंट लिखेंगे, यज्ञ में उपयोग होने वाले मंत्र अवर क्या नियम, उसके क्या क्या नियम है उसके बारे में हमें कहाँ से जानकारी में, उसके बारे में कहाँ लिखा है? यजुर्वेद में लिखा है। अगला पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, ये गद्य और पद्य दोनों पर आधारित था। गद्य और पद्य दोनों में मिलता है, पद्य दोनों में मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद का कौन सा है? तैत्तिरीय। 4 ही पॉइंट है। इसके उच्चारणकर्ता को अथर्वणीय बोलते हैं। यज्ञ का मतलब यज्ञ होता है और यज्ञ के ही उपयोग होने वाले मंत्र और नियमों का वेद। अगला वेद है अथर्ववेद और ये अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा। ये किस ऋषि के नाम पर पड़ा? अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा, क्योंकि अथर्व ऋषि ने ही इस वेद की क्या करी थी? रचना करी थी। और इसमें क्या है? जितने भी जादू टोना है, जादू टोना, वशीकरण, औषधि, ठीक है, पाप पुण्य, विवाह, ये सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इन सब के बारे में अथर्ववेद से मिलता है। इसके पाठनकर्ता को या इसके उच्चारणकर्ता को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा बोलते हैं। इसके उच्चारणकर्ता को क्या बोला जाता है? उच्चारणकर्ता को बोलते हैं इसके ब्रह्मा। क्या बोलते हैं? आपको याद रखना है, ब्रह्मा इसके उच्चारणकर्ता को बोलते हैं। ठीक है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोलते हैं? इसके ब्राह्मण ग्रंथ को बोला जाता है गोपथ ब्राह्मण। इसके ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोलते हैं? गोपद ब्राह्मण। ठीक है। और एक चीज आप याद रखेंगे, सबसे नवीनतम वेद है ये। क्या है? सबसे नवीनतम, यह सबसे नवीनतम वेद है। ठीक, सबसे बाद में इसकी रचना की गई, इसलिए इसे सबसे नवीनतम वेद बोला जाता है। अब सारे के सारे वेद अपन ने कवर कर लिए। इसके बाद, वेदों के बाद ही काय की रचना हुई? अरण्यकों की। वेदों के बाद जो हमें जानकारी मिलती है काय से? अरण्यक से। तो अरण्यक मतलब क्या होता है? अरण्यक का तो आपको याद रखना है, इस अरण्यक का अर्थ होता है क्या? वन। अरण्यक का क्या होता है? वन। और जिनकी रचना वनों में हुई उसे ही क्या बोला गया? अरण्यक बोला गया। आगे बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषद भी आते हैं, वैदिक सभ्यता के सोर्सेज अपन पढ़ रहे हैं। छठा है उपनिषद। ठीक है। का मतलब होता है समीप, उपधन निषद। उपधन निषद, उप का मतलब होता है समीप और निषद का मतलब होता है बैठना। अर्थात जिस ज्ञान को शिष्यों ने अपने गुरुओं के समीप बैठकर एकत्रित किया या अर्जित किया उसे ही उपनिषद बोलते हैं। इनकी संख्या टोटल 108 है। इनकी संख्या टोटल 108 है और जिसमें तो याद रखना है, जिसमें केवल और केवल 12 को ही प्रमाणित किया गया है। 12 ही क्या है? प्रमाणित है। ठीक है। जिसमें से 3 आपको उपनिषद याद रखना है। वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ लिख देता हूँ। एक है मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, जहाँ से हमने क्या लिया है? सत्यमेव जयते। कोई भी आप गवर्नमेंट, कलेक्टर और आईएएस अधिकारी, उसके ऑफिस में लिखा रहता है अक्सर सत्यमेव जयते। और जो अशोक का जो अशोक स्तंभ है
ठीक है, अशोक के द्वारा जो बनाया गया था अशोक स्तंभ, उसके नीचे भी एक हमें वाक्य मिलता है, सत्यमेव जयते। इसका मतलब होता है सत्य हमेशा विजय होता है। दूसरा है मांडुक्य उपनिषद, और यहाँ से क्या लिया गया है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम, लता मंगेशकर का गाना था, सत्यम शिवम सुंदरम। और तीसरा है दोस्तों, तीसरा है कठोपनिषद, जहाँ से हमें यमराज और नचिकेता, यमराज और नचिकेता के बीच जो संवाद हुआ है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो आज के इस वीडियो में अपन ने क्या कवर कर लिया, पूरे के पूरे वेद देख लिए, अरण्यक देख लिए और उपनिषद को देख लिए। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। बने रहिए हमारे साथ एग्जाम डेस्क के साथ। और अगर आप ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, और जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलिए। अगले वीडियो में दोस्तों अपन पढ़ेंगे वैदिक काल की टोटल क्या क्या उनका विस्तार था, भौगोलिक विस्तार देखेंगे, उसकी धार्मिक समाज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, और आर्थिक कंडीशन देखेंगे वैदिक पीरियड की, और उसके बाद अपन उत्तर वैदिक काल में प्रवेश कर जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।